नमस्कार दोस्तों, यूएस तंवर कृषि फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा 21वां दिन है और 20 दिनों से हम लगातार आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो आज रोज की तरह आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए बिंदु के साथ। तो चलिए हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पॉइंट चल रहा था पौधों में सिंचाई समय प्रबंधन, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। सबसे पहले मैं आपके लिए जिन बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं तो उन क्वेश्चनों का मैं पहले सॉल्यूशन देना उचित समझूंगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर हमसे जुड़े हुए हैं और रोज हमें अपना व्यू देते हैं कि सर आज ये चीज़ मेरे समझ में मेरा कन्फ्यूजन क्लियर करो आप। तो वैसे ही एक हमारा विद्यार्थी है, उसने मेरे पास फ़ोन किया है, हिंडौन से है विद्यार्थी वो, कि सर मेरी समस्या ये है और मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो समस्या क्या है। उस बच्चे से मैंने लगभग आधे घंटे बात की। मैंने उस बच्चे से आधे घंटे बात की। आधे घंटे में बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मैंने दिए। तो मैं चाहूँगा कि उन प्रश्नों के जवाब एक बार मैं आपको भी दूं, क्योंकि वो जो मैंने विषय पढ़ाया है उसी से वो संबंधित है। तो भैया ने सबसे पहले मेरे से प्रश्न पूछा था कि पौधे में जो सिंचाई की जाती है भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर, जैसे गेहूं में हम अलग अलग स्टेज पे सिंचाई करते हैं, अलग अलग अवस्थाओं पे हम इरिगेशन देते हैं, पानी देते हैं पौधे के लिए, तो वो प्रत्येक फसल में सेम ही रहता है, अलग अलग रहता है। वो सिंचाई का समय जो है वो प्रत्येक फसल में सेम ही रहता है कि अलग अलग रहता है। तो बच्चों मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि प्रत्येक फसल में सिंचाई देने का समय अलग अलग होता है। जिस प्रकार से फसल की प्रकृति अलग होती है, फसल की वास्तविक स्थिति अलग होती है, उसी प्रकार से पौधों में सिंचाई देने का समय भी अलग अलग होता है। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सभी पौधों में सिंचाई देने का समय समान नहीं होता। सभी पौधों में अलग अलग समय पर सिंचाई देते हैं। किसी में 6 सिंचाई चाहिए, किसी में 2 सिंचाई चाहिए, किसी में 1 सिंचाई चाहिए, किसी में सिंचाई की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग पौधे की प्रकृति के हिसाब से हम सिंचाई का निर्धारण करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न विद्यार्थी का ये था। दूसरा प्रश्न ये था कि सर जैसे किसी फसल की जल मांग, उसने मेरे से गेहूं का एग्जाम्पल दिया था कि गेहूं की जल मांग मान लीजिए या वास्तविक जल मांग होती है 500 से 700 mm। गेहूं की जल मांग जो होती है, देखो गेहूं का जो पौधा है इसकी जो जल मांग है क्या है? जल मांग। इसको बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है? तो गेहूं की जल मांग कितनी है? आपके गेहूं की जल मांग है 500 से 700 mm या 50 से 70 सेंटीमीटर। क्लियर? वैसे ही चना जो है, चना नहीं चावल, सॉरी, क्योंकि हम यहाँ अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या है हमारी चावल। चावल की जो फसल है, चावल की फसल में 900 से 2500 mm, ये सेंटीमीटर में ले तो 90 से 250 सेंटीमीटर। क्लियर? वैसे ही हमने अपने गन्ने की, तो गन्ने की देखो बेटा शुगर केन की, गन्ने की आपके 1500 से 2500 mm, 1500 से 2500 mm में है यूनिट की, और सेंटीमीटर में लेंगे तो 150 से 250 सेंटीमीटर। क्लियर? गेहूं को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वीट। चावल को राइस और गन्ने को शुगर केन। क्लियर? ये इनके इंग्लिश नेम है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब देखिए मैंने आपके सामने ये 3 फसल लिखी है। एग्रीकल्चर में जितना मैं समझा रहा हूं उसी हिसाब से आप समझते हुए चलना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अगर आपने मेरे सिस्टम को चैलेंज किया, मेरे सिस्टम को चेंज किया, आपका सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे मतलब ले चल रहा हूँ, कब कौन सी चीज की जरूरत पड़ रही है। तो उसी प्रकार से मेरा फोकस यही है कि आपको लगभग पहले छोटी छोटी चीजें याद हो, पहले हम छोटी छोटी चीजें, पहले हम पहली सीढ़ी पे चढ़े, उसके बाद दूसरी पे, ऐसे नहीं सीढ़ी से हम डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे चढ़ेंगे, गलत है वो। अगर हम डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो हमें पहली से और 9 सीढ़ी तक का ज्ञान नहीं रहेगा। 10वीं सीढ़ी पे पहुंच तो जाएंगे हम, लेकिन हमको पहली से 9वीं सीढ़ी का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए नॉलेज प्रॉपर रखना जरूरी है, जेड के लिए नहीं, ग्रेजुएशन के लिए, आगे एग्रीकल्चर में जो वैकेंसी निकलेगी उन सभी के लिए, क्योंकि हम सुपरवाइजर बैच भी चलाते हैं, डबल ए का बैच अब चालू करेंगे हम। दूसरी बात, मैं खुद एग्रीकल्चर ऑफिसर की मैं तैयारी कर रहा हूँ, नेट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट में तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए हर एग्जाम देता हूँ हर साल में, हर साल एग्रीकल्चर की बहुत एग्जाम देता हूँ मैं, पीएचडी लेवल तक की एग्जाम जितनी भी हो सारे एग्जाम देता हूँ मैं। तो मुझे इन चीज़ों का बहुत बेटर एक्सपीरियंस है कि कौन सा प्रश्न किस लेवल से आता है, कौन सी एग्जाम में कौन सा प्रश्न किस लेवल से आता है। तो मैं आपको आपके लेवल से समझाते हुए चल रहा हूँ कि इन प्रश्नों में जो चीज इंपोर्टेंट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बच्चे ने, देखो 12वीं क्लास का बच्चा है, आपके ही स्टैंडर्ड का बच्चे का प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न है आप देखना, क्योंकि देखो हर जगह हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, आपका दिमाग अलग है, क्या पता आपके पड़ोस में जो बच्चा बैठा है उसका दिमाग अलग है। तो उस बच्चे ने मेरे से जो प्रश्न पूछा, उस प्रश्न की आप गंभीरता पे जाओ कि सर माना कि गेहूं की जलमांग कितनी है, 500 से 700 mm है। कितनी है जलमांग गेहूं की? 500 से 700 mm। गेहूं की जलमांग कितनी है? 500 से 700 mm। क्लियर? अब 500 से 700 जो mm है, इस जलमांग को, अच्छा गेहूं में सिंचाई कितनी करते हैं, ये तो होगी जलमांग। अब यह सिंचाई जो होगी वो हम बोलेंगे कि गेहूं में कुल सिंचाई की जाती है 6। कितनी होती है? 6 बार सिंचाई, 6 बार इरिगेशन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप कि गेहूं में कितनी बार इरिगेशन होता है? 6 बार। कई बुकों में 5 बार भी है, कई बुकों में 5 बार भी है, लेकिन हम क्या मानेंगे, आइडल हम 6 मानेंगे कि हमारा मोटा सा क्या है कि हम 6 बार ही गेहूं में सिंचाई करते हैं। क्लियर? बच्चे का प्रश्न है कि सर गेहूं में जो 6 बार सिंचाई होती है अलग अलग स्टेज पर होती है। फर्स्ट इरिगेशन कब होगी? CRI स्टेज पर। सेकेंड इरिगेशन ज्वाइंटिंग स्टेज पर, ठीक है, ज्वाइंट बनेगी ना, आपने इसको बोलते हैं ज्वाइंटिंग को, हिंदी का बेटा मुझे पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में ज्वाइंटिंग ही है, ज्वाइंटिंग स्टेज पर, ठीक है। और इस प्रकार से अलग अलग स्टेज है आपकी, तो वो अलग अलग स्टेज में सिंचाई करते हैं पौधे के लिए। तो ये जो इरिगेशन है कि सर माना कि पहली हमारी सिंचाई है वो CRI स्टेज पे है, दूसरी हमारी ज्वाइंटिंग स्टेज पे है, और तीसरी हमारी मिल्किंग स्टेज पे, जिसको बोलते हैं दूधियावस्था, इसको बोलते हैं गांठें पड़ना। गांठें, गांठ पड़ती है ना गेहूं में, जैसे ये गेहूं का पौधा है, इसमें ये गांठ, फिर ये पर्वसंधि, फिर ये गांठ, इस प्रकार से। तो ये जो गांठें पड़ती हैं, ये गांठें पड़ते समय, ठीक है। और उसके बाद तीसरा हमारा हम लेंगे, तो ये लेंगे हम, मैं ले रहा हूं बेस्ट स्टेज जो आपको याद रहे, तीसरा में ली मिल्किंग स्टेज। मिल्किंग स्टेज अर्थात दूधियावस्था। क्लियर? कौन सी अवस्था? दूधियावस्था। देखिए पहली स्टेज कौन सी हो गई? CRI, दूसरी ज्वाइंटिंग, तीसरी मिल्किंग। क्लियर? हम ये 3 स्टेज मान रहे हैं कि गेहूं में 3 बार सिंचाई इस क्रम में होती है, 3 बार सिंचाई इस क्रम में होती है। अब गेहूं की कितनी जलमांग है? 500 से 700। कितनी है? 500 से 700 mm। सेंटीमीटर पूछे तो 50 से 70 सेंटीमीटर। क्लियर? कितना है? दोबारा ध्यान से सुनिए, गेहूं की जलमांग है 500 से 700 mm, सेंटीमीटर में जाएंगे तो 50 से 70 सेंटीमीटर। क्लियर? बच्चे का प्रश्न क्या है कि सर गेहूं में 6 बार सिंचाई करते हैं, माना कि पहली सिंचाई CRI पे है, दूसरी ज्वाइंटिंग पे है, तीसरी मिल्किंग स्टेज पे है, और 3 स्टेज और है, ठीक।
तो हम इस प्रकार इस चीज का निर्धारण कैसे करेंगे कि पहली अवस्था पे इतना इरिगेशन चाहिए, दूसरी अवस्था पे इतना इरिगेशन चाहिए, तीसरी अवस्था पे इतना इरिगेशन चाहिए, चौथी अवस्था पे इतना इरिगेशन चाहिए, पांचवी अवस्था पे इतना इरिगेशन चाहिए, छठी अवस्था पे इतना इरिगेशन चाहिए। हिंदी में समझोगे तो हिंदी में कि पहली अवस्था पे हमको इतनी सिंचाई करनी है, दूसरी अवस्था पे इतनी सिंचाई करनी है, तीसरी अवस्था पे इतनी सिंचाई करनी है, चौथी अवस्था पे, पांचवी अवस्था पे, छठी अवस्था पे। उसी प्रकार कि भाई हम जो सिंचाई कर रहे हैं अलग अलग अवस्थाओं में, तो हम इस चीज का निर्धारण कैसे करें कि हमको CRI स्टेज पे सिंचाई कितनी करनी है, सिंचाई जल का निर्धारण हम किस प्रकार से करें। तो देखो बच्चों, ये फिक्स नहीं है बेटा, यही बच्चे का प्रश्न था। कई बच्चों को समझ में आया भी नहीं होगा कि प्रश्न क्या पूछा था बच्चे ने। दोबारा समझाऊंगा कि गेहूं की जो कुल जल मांग है, कुल जल मांग में जो जितनी बार गेहूं में सिंचाई करते हैं, उसमें प्रत्येक बार जो विधि होती है, प्रत्येक बार सिंचाई करते हैं, उसमें जल का निर्धारण कैसे होता है कि भाई CRI में आप इतनी, जैसे CRI में आप केवल 20 mm ही सिंचाई करोगे, इस बात का पता कैसे चले? क्या फिक्स होता है क्या ये? नहीं, किसी भी स्टेज में सिंचाई जल का निर्धारण बिल्कुल भी नहीं होता। पहली बात क्यों? क्योंकि जल की वास्तविक स्थिति पौधे के हिसाब से निर्भर करती है। अगर पौधा हमारा विल्टिंग स्टेज में है, विल्टिंग में भी टेम्परेरी विल्टिंग स्टेज में है, अस्थायी, ठीक, कौन सा? अस्थायी अगर म्लानी बिंदु पे है, तो हमको सिंचाई करने की आवश्यकता बहुत कम की है। हम नॉर्मल इरिगेशन करेंगे, पौधा कम बैक कर लेगा आसानी से, पौधा हरा हो जाएगा। मान लीजिए पौधा पूरा ही परमानेंट विल्ट हो गया, ये टर्म्स वही चल रहे हैं जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे। परमानेंट विल्ट हो गया या परमानेंट सूख गया, उस कंडीशन में हम सिंचाई कितनी भी करते पौधा हरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पौधा कंप्लीटली सूख गया है, परमानेंटली विल्ट हो गया है, परमानेंटली विल्ट हो गया है, इसलिए वो ग्रीन अवस्था में अपनी ओल्ड स्टेज में कम बैक बिल्कुल भी नहीं कर सकता, पुरानी अवस्था में वो प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए सिंचाई जल का जो निर्धारण होता है, ये अवस्थाओं के आधार पर बिल्कुल भी नहीं होता। अवस्थाएं तो ये बताती है कि आपको इस स्टेज पे ये काम करना है। क्लियर? जैसे आप इसको दूसरी लैंग्वेज में समझो, मान लीजिए बच्चा होता है, बच्चा, ठीक है, कहा जाता है कि बछड़े को 6 माह तक उसकी मां का दूध पिलाना चाहिए। किसका दूध? मां का दूध। क्यों? मां का दूध पौष्टिक होता है और मां के दूध में वो सभी तत्व विद्यमान होते हैं जो पशु को या बछड़े को आवश्यक है। समझ में आ रहा है? दोबारा समझिए, हमारा एक पशु का बछड़ा है या बच्चा है या बछिया है, जो भी है, ठीक है, वो पशु जो है उसके लिए हमने क्या रिकमेंडेड किया है, हमने क्या निर्धारण किया है आहार योजना में बछड़े के लिए कि भाई इस बछड़े को 6 माह तक मां का ही दूध मिलेगा। किसका दूध मिलेगा? मां का ही दूध मिलेगा। क्यों? क्योंकि मां के दूध में सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। मां के दूध में मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, जो भी कंटेंट है वो सारे विद्यमान होते हैं और बच्चे के लिए मां का दूध सुपाच्य होता है। मां का दूध क्या होता है? सुपाच्य। तो इसलिए मां का दूध ही बच्चे को 6 महीने तक दिया जाता है। अब सुनिए प्रश्न क्या है? मां का दूध। इसमें यह कहीं नहीं है कि प्रतिदिन बच्चे को मां का दूध इतनी मात्रा में पिलाना चाहिए। कहीं पे है क्या बताओ कि भाई प्रतिदिन बच्चे को मां का दूध आज 200 ग्राम पिलाया, कल 250 ग्राम पिलाना है, परसों दिन 300 ग्राम पिलाना है, ऐसा है क्या कहीं पे? कहीं नहीं है ना। समझ में नहीं आया? दोबारा देखिए कि हमें केवल ये बताया गया है कि पशु को मां का दूध 6 माह तक पिलाना चाहिए, कि 6 माह तक आप पशु को चारा दाना मत खिलाओ, केवल मां का दूध पिलाओ। क्लियर? मनुष्य में होता है कि मनुष्य में भी 2 साल तक बच्चे को मां का दूध पिलाया जाता है, ठीक है। अब देखिए कि 6 माह तक अगर पशु में हम बच्चे को पिलाएंगे दूध मां का, इसमें कहीं ऐसा निर्धारण है क्या कि प्रतिदिन बच्चे को आप इतना इतना दूध पिलाइए, या एक बार दूध पिला रहे हो तो बच्चे को आप 200 ml पिला सकोगे, इससे ज्यादा नहीं पिला सकते? कहीं है क्या ऐसा निर्धारण? कहीं नहीं है ना। जितनी बच्चे की कैपेसिटी है, जितने बच्चे को भूख है, उतना वो दूध आसानी से पी सकता है। जैसे मान लीजिए कभी बछड़ा जो है वो प्यासा है, अगर हमने पानी नहीं पिलाया, पानी
नहीं पिलाया और पानी पिलाया, हमें काफी वक्त हो गया, हम सीधा ही दूध पिलाएंगे तो बच्चा ज्यादा दूध पिएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्यास भी लग रही है, इसलिए दूध लिक्विड होता है, इस स्थिति में बच्चा ज्यादा दूध पिएगा। लेकिन अगर हमने बछड़े को कुछ दलिया वगैरह खिला दिया है या बछड़े को हमने पहले पानी पिला दिया है, तो फिर वो दूध कम पिएगा। तो इसी प्रकार यही सेम सिचुएशन पौधों में होती है। ये कंडीशन कहां होती है? पौधों में होती है। मान लीजिए हमारा पौधा ज्यादा सूखा है तो वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, जो पौधा कम सूखा है वो कम पानी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन कहीं कोई ऐसे लिमिट नहीं है कि आप फर्स्ट स्टेज में इतना इरिगेशन करो, इतनी सिंचाई करो, दूसरी अवस्था में आप इतनी सिंचाई करो, तीसरी अवस्था में आप इतनी सिंचाई करो, ऐसा कहीं निर्धारण नहीं है। इस प्रकार का निर्धारण कहीं भी नहीं है। तो बच्चे, इसका आंसर यही है कि मैंने आपको वैसे फॉर्म पे दे भी दिया, लेकिन अब मैं समझा रहा हूं तो आपके समझ में शायद बेटर आएगा कि प्रत्येक अवस्था में कितनी सिंचाई करनी है इसका कोई फिक्स नहीं है। हमको इरिगेशन करनी है हल्की इरिगेशन, हल्की सिंचाई, इतनी तेज भी नहीं कि हमारे पौधे ही बह जाएं, इतनी कम भी नहीं कि पौधे सूखे रह जाएं। आया समझ में? पशु को दूध पिलाना है, इतना भी नहीं पिलाना है कि उसका पेट ही फट जाए, और इतना भी नहीं पिलाना है कि वो भूखा ही रह जाए, लिमिट का। इसलिए हल्की इरिगेशन देते हैं, हल्की सिंचाई करते हैं, जिससे क्या होता है, पौधे को जितना पानी आवश्यक होता है पौधा एब्जॉर्ब कर लेता है, सौंख लेता है। क्लियर? चलिए, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था ये, तो ये अब क्लियर मैंने कर दिया बच्चे का। ठीक, इसी में ही बच्चे ने मेरे से दूसरा प्रश्न पूछा कि सर मान लीजिए कोई फसल है जिसकी जल मांग ज्यादा है, कोई फसल है जिसकी जल मांग ज्यादा है, जैसे गेहूं है, गेहूं में हमको 6 सिंचाई की आवश्यकता है, 6 इरिगेशन की आवश्यकता है। कितनी इरिगेशन की? 6 इरिगेशन, 6 इरिगेशन की। लेकिन क्या गेहूं की कोई ऐसी किस्म है, ये किस्म हो सकती है जो कि कम पानी में पैदा हो सकती है बेटा। बच्चे का प्रश्न क्या है, देखो कि सर गेहूं में 6 सिंचाई की आवश्यकता है, तो क्या सभी किस्मों में 6 सिंचाई की आवश्यकता रहेगी क्या? मान लीजिए किस्म चेंज होने पे इरिगेशन की मात्रा भी कम या ज्यादा हो सकती है बेटा, हो सकती है। अगर वैरायटी चेंज होगी तो जल की मात्रा भी प्रभावित होगी, जल मांग भी प्रभावित होगी, क्यों? क्योंकि कई किस्में ऐसी रहती हैं, देखो समझो उस चीज को। एक 12वीं क्लास के बच्चे ने इतना अच्छा प्रश्न पूछा है, देखो देखिए कि मान लीजिए हमारी गेहूं की जो किस्में हैं, गेहूं की किस्में या वैरायटी, गेहूं की वैरायटी है, सभी वैरायटी में सिंचाई की मात्रा समान नहीं होती, सभी वैरायटी में सिंचाई की मात्रा समान नहीं होती। जैसे मान लीजिए हमारी एक वैरायटी जो है अभी खूब चल रही है, राज 1482 खूब मिल रही है, दूसरी है राज 3777 खूब मिल रही है, ठीक है। फिर तीसरी है लोक 1, ठीक। ये अलग अलग वैरायटियां हैं, 3 मैंने किस्म लिखी है, राज 1482, राज 3777 और लोक 1, ठीक है। ये 3 मैं किस्म लिख रहा हूं। पहली कौन सी है? पहली हमारी किस्म है राज 1482। दूसरी किस्म कौन सी है? राज 3777, क्लियर। और देन थर्ड इज वैरायटी, थर्ड जो किस्म कौन सी है वो हमारी है लोक 1, क्लियर। ये हमने 3 किस्में ली है, पहली कौन सी है? राज 1482, दूसरी राज 3777 और तीसरी लोक 1, क्लियर। अब क्या इन सभी किस्मों की जल मांग सेम रहेगी कि साहब सभी किस्मों में कितनी सिंचाई चाहिए? 6 सिंचाई चाहिए, क्या ऐसा है क्या? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों?
क्योंकि प्रत्येक किस्म की जो जल मांग होती है वो अलग अलग होती है। प्रत्येक किस्म की जल मांग जो होती है वो अलग अलग होती है। सामान्यतः हम 6 सिंचाई करेंगे गेहूं में, सामान्यतः गेहूं में हम कितनी सिंचाई करेंगे, 6 इरिगेशन करेंगे। लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं, कुछ किस्म ऐसी होती हैं, उन किस्मों को सूखे एरिया के लिए डेवलप किया जाता है कि उन किस्मों में कम पानी की आवश्यकता होती है, वो किस्में कम पानी पे पैदा हो जाती हैं। तो उससे क्या समझने को मिला, समझने को ये मिला कि एक फसल की अनेक किस्मों की जल मांग अलग अलग हो सकती है। क्लियर? एक फसल की अनेक या विभिन्न किस्मों की जल मांग अलग अलग हो सकती है। क्लियर? इसमें आपको कोई सस्पेंस नहीं रखना। कई होती है किस्में जिसको कम पानी की आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए गेहूं अगर हम बोएंगे पूर्वी राजस्थान में, तो पूर्वी राजस्थान में ही गेहूं होता है जिसमें आपके दौसा, जयपुर, करौली, अलवर, कोटा, सॉरी करौली, अलवर, इसके अलावा आपके टोंक, ठीक है, इधर से धौलपुर, सवाई माधोपुर, इन एरियाज में गेहूं की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होती है पूर्वी राजस्थान में। क्लियर? लेकिन अगर हम गेहूं की खेती पश्चिमी राजस्थान में करें, जैसलमेर में कर रहे हैं, बाड़मेर में कर रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में क्या है आपको पता है और हम भी जानते हैं कि उन क्षेत्रों में पानी की पहले से कमी है, वहां पानी की पहले से कमी है। अगर उन क्षेत्रों में हम ये किस्में लगाएंगे तो किस्म पैदा ही नहीं होगी हमारी। अगर उन क्षेत्रों में अगर हमने 1482 या 37 77 अगर लगा दी तो किसी भी कंडीशन में ये किस्म पैदा नहीं होगी हमारी, सूख जाएगी। क्यों? इनको तो 6 पानी चाहिए, इनको पानी ज्यादा चाहिए। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि सबसे पहले तो हम जो हम फसल बो रहे हैं इस फसल को चेंज कर दो कि गेहूं की जगह हम जौ बोले, गेहूं की जगह पे जौ बोले, क्योंकि जौ गेहूं से ज्यादा सूखा सहन कर सकता है। रबी के अंदर सबसे ज्यादा सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है? जौ, जिसको बोलते हैं बार्ले, हार्डियम वल्गेयर इसका साइंटिफिक नेम है। तो बार्ले जो है, जो किस्म जो है वो गेहूं से ज्यादा सूखा सहन कर सकती है। तो पहले हमारा ऑप्शन क्या निकल के आता है कि पहले तो हम फसल को चेंज करें कि गेहूं की अगर पानी की कमी है तो गेहूं की जगह आप जौ बोइए। मान लीजिए कि नहीं साहब हम तो गेहूं बोएंगे, हम क्यों बोए जौ? अगर हम बोएंगे तो हम तो गेहूं ही बोएंगे साहब, हम ना बो रहे कसो जौ, हम तो गेहूं ही बोएंगे। अगर आपको गेहूं बोना है तो फिर आपको ऐसी वैरायटी चूज करनी पड़ेगी, ऐसी वैरायटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ऐसी वैरायटी आपको निश्चित करनी पड़ेगी, चुनाव करना पड़ेगा ऐसी किस्म का, वह किस्म जो कि कम पानी में पैदा होती हो, अर्थात उस किस्म की जलमांग कम हो, वो कम पानी में भी पैदा हो सकती हो। सामान्यतः अगर उस किस्म की हम 6 सिंचाई करेंगे तो 6 सिंचाई तो चाहिए ही चाहिए। 6 इरिगेशन मस्ट बी एसेंशियल, मस्ट बी इंपॉर्टेंट कि भाई 6 इरिगेशन है, वो इरिगेशन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में 6 की जगह अगर 3 ही इरिगेशन मिल जाती है, 3 ही सिंचाई मिलती है, तो भी ये किस्म हमारी है जो डेवलप कर सकती है, हमारी किस्म पैदा हो सकती है। 3 की जगह अगर 2 ही सिंचाई हम पौधे को उपलब्ध करा पाते हैं, कितनी? अगर हम 2 ही सिंचाई पौधे को उपलब्ध करवा पाते हैं तो भी हम ये किस्म को उगा सकते हैं। तो ये अलग मैटर करता है कि भाई आप इरिगेशन के हिसाब से वैरायटी को चूज कर सकते हो कि हमारे पास इरिगेशन 3 ही, हमको पता है कि हमारे पास पानी की कमी है, हम गेहूं की फसल में 3 बार ही सिंचाई कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमें किस्म भी वैसी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो कम पानी पैदा होती हो, जो कि कम पानी में पैदा होती हो। दूसरी बात, मान लीजिए कि हमने ऐसी किस्म सेलेक्ट की कि साहब हमको तो 1482 ही किस्म लेनी है। कौन सी लेनी है? 1482 किस्म लेनी है और हमारे पास पानी भी कम है। अब देखो आप परिस्थिति, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की परीक्षा अब लग रही है सबसे बढ़िया वाली कि साहब हमको तो किस्म तो ई बोनी है 1482 और हमारे पास पानी भी कम है, हम तो 2 बार ही सिंचाई कर सकते हैं। कितनी बार? 2 बार। अब बताइए कैसे करेंगे? आप कृषि वैज्ञानिक हो, आप समझाओ कि कैसे करेंगे कि हमारे पास 2 बार का ही पानी उपलब्ध है और हमको किस्म लेनी 1482, हम सिंचाई कम करें। हो सकती है कि नहीं हो सकती? देखो बेटा, अगर हमारे पास इरिगेशन 2 ही है,
तो भी ये किस्म आसानी से पैदा हो सकती है। फर्क केवल एक ही है कि जो दो इरिगेशन है, वो दो इरिगेशन अर्थात दो जो सिंचाई आपके पास उपलब्ध है, 2 बार की सिंचाई का जो पानी है, आप उस 2 बार की सिंचाई के पानी को कब कब उपलब्ध करवा रहे हो पौधे के लिए, ये देखने वाली बात है। जैसे हमारे पास 2 गिलास पानी है, या फिर हम ये समझे कि हमको पूरे दिन भर में हमको 2 बार ही पानी पीने की छूट है, कि हम 2 बार ही पानी पी सकते हैं। जैसे मैं हूं, मनुष्य हम हैं, हमें कितनी बार पानी चाहिए दिन में? 6 बार पानी चाहिए। कितनी बार चाहिए? हमें 6 बार पानी चाहिए एक दिन के लिए। क्लियर? हमें सिचुएशन ऐसी मिल जाए कि हम पानी भी वही पिएंगे, काम भी वही करेंगे, लेकिन हमारे पास पीने का केवल 2 बार का ही पानी उपलब्ध है। कितने बार का उपलब्ध है? 2 बार का ही उपलब्ध है। तो अब क्या करें? अब ये करना है कि जो पानी हम पीते हैं अलग अलग समय पे, उस समय को हम चेंज करेंगे। उसमें पहली जो हमारा प्यास है, सबसे पहले हम पानी कब पिएंगे? सुबह। कब पिएंगे? सुबह। अर्थात पहली इरिगेशन कब करेंगे? अगर फसल में हम इरिगेशन दे रहे हैं पहली वाली, तो पहली इरिगेशन कब देंगे? CRI स्टेज पर। कब देंगे? CRI स्टेज पर। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही आवश्यक स्टेज है, वो उसकी क्रांतिक अवस्था है। और क्रांतिक अवस्था के बारे में मैंने आपको कल समझाया था ना, करो या मरो, करो या मरो। ये सिचुएशन फसल में रहती है, या तो पानी दो, नहीं फसल डैमेज होती है, या तो आप खेत में पानी उपलब्ध करवाइए। अगर आप पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान को भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए। 2 ही सिचुएशन आती है सामने, या तो आप खेत में पानी उपलब्ध करवाओ, अगर पानी नहीं है तो पानी की कमी में जो नुकसान होने वाला है उसको उठाने के लिए आप तैयार हो जाओ। तो करो मरो वाली स्थिति आ गई ना। सेम वही कंडीशन यहाँ पे है कि फर्स्ट इरिगेशन कब करेंगे? CRI स्टेज पर। हम हमारे ऊपर लेंगे कि हम पहला पानी कब पिएंगे? अर्ली मॉर्निंग, सुबह। क्लियर? उसके बाद दूसरा पानी, जैसे दूसरी सिंचाई कब करेंगे? दूसरी करेंगे ज्वाइंटिंग स्टेज पर। कब करेंगे? ज्वाइंटिंग पे या टिलर्स पे, उसके बाद ज्वाइंटिंग पे। ठीक है? तो जो हम दूसरी और तीसरी सिंचाई जो कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सुबह 6 बजे पानी पिया, उसके बाद मैं 8 बजे पीऊंगा, फिर मैं 11 बजे पीऊंगा, फिर मैं 1 बजे पीऊंगा। क्लियर? उसके बाद मैं 3 बजे पीऊंगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सुबह पानी पी लिया, उसके बाद मैं दोपहर के 1 बजे तक पानी पीऊंगा ही नहीं। मैं कब पानी पीऊंगा? 1 बजे। क्यों? इसलिए कि 1 बजे पानी पीऊंगा, उससे क्या होगा कि सुबह 6 बजे से लेकर के 1 बजे तक का पानी मेरा पूरा पेट का खत्म हो जाएगा, मेरा पूरा पेट खाली। उसके बाद अगर मैं 1 बजे पानी पी लूंगा तो मैं दाब के पानी पीऊंगा फुल, ताकि मुझे शाम तक प्यास न लगे। सेम सिचुएशन पौधे के लिए होती है। अगर हम पौधे के लिए अगर सुबह ही पानी दे रहे हैं, कब दे रहे हैं? फर्स्ट स्टेज पे दे रहे हैं पहले इरिगेशन, तो सेकेंड इरिगेशन हम कब देंगे? जब उसको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, CRI स्टेज के बाद में। वो कब होती है? मिल्किंग स्टेज पर, दूधी अवस्था पर। कौन सी अवस्था होती है वो? दूधी अवस्था पर। कि जैसे पहली अवस्था हमारी कौन सी है? पहली हमारी है CRI, दूसरी कौन सी है? मिल्किंग। कौन सी है? मिल्किंग स्टेज। कि पहली हमने दे दी, वो दे दी CRI स्टेज पे, और दूसरी हमने दी, वो कब दी? दूधी अवस्था पे। दूसरी कब दी? दूधी अवस्था पे। तो ये 2 अवस्थाओं पे अगर हम सिंचाई करेंगे तो हमें अच्छा उत्पादन मिल सकता है। कुल मिला के बात यही है कि हम वैरायटी के हिसाब से सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। अलग अलग वैरायटी के पानी की रिक्वायरमेंट होती है, वो अलग अलग हो सकती है, सभी की अलग नहीं होती, सभी की अलग नहीं होती, कुछ की अलग होती है। तो ये प्रश्न भी क्लियर कि जल मांग अलग होने पर किस्म के अलग होने पर जल मांग भी अलग हो सकती है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इसी में बच्चे ने एक प्रश्न हमसे और पूछा था, वो सुनिए आप। इसी में बच्चे ने मेरे से एक प्रश्न और पूछा था, वो प्रश्न आप सुनिए। प्रश्न क्या है? देखो कितना अच्छा बच्चे ने प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न को पूछने के लिए थोड़ा बहुत देखो बच्चे का स्टेटस भी क्लियर होना चाहिए, कि बच्चे को जब तक बच्चा स्वयं तक नहीं पढ़ेगा तब तक ये प्रश्न नहीं पूछ सकता, इतने डीपली प्रश्न। तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्नों में आपको आंसर मिले होंगे, आप संतुष्ट हुए होंगे प्रश्नों के आंसरों से। एक बच्चे ने प्रश्न और पूछा था मेरे से इसी भी जलवान से, कि सर मान लीजिए अगर हम एक किस्म को 2 जगह बोते हैं, एक किस्म को 2 जगह बोते हैं,
तो उन दोनों के जीवन काल में कुछ फर्क हो सकता है बेटा। एक किस्म को अगर हम दो जगह बोले, मान लीजिए एक किस्म हमने बोई करौली में, कहा बोई जिला करौली में, दूसरी हमने कहा बोई बाड़मेर में, कहा बोई बाड़मेर में। क्लियर? दोनों की हमने बुआई नवंबर के महीने में की, इसकी बुआई हमने नवंबर में की और इसकी बुआई भी हमने नवंबर में की। फर्क क्या होगा कि इसकी जो हार्वेस्टिंग स्टेज है, इसकी जो कटाई वाली अवस्था है, उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा कटाई वाली अवस्था में। क्यों? वो इसलिए कि जब फसल पकती है, फसल जब पकती है तो फसल के पकने में एक प्राकृतिक कारक जो है वो बहुत ज्यादा अहम भूमिका अदा करता है। एक प्राकृतिक ऐसा कारक है जिसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, उसके बिना फसल नहीं पक सकती हमारी, और उस कारक का नाम है सूर्य का प्रकाश। इस प्राकृतिक कार्य की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है कि बिना सूर्य के प्रकाश के बिना हमारी फसल नहीं पक सकती। तो पकने का समय हमारा अलग अलग हो सकता है। क्यों? मान लीजिए यहां बदल है, क्या है यहां बादल, और यहां का अगर मौसम साफ है, यहां का मौसम कैसा है साफ है, तो ये फसल पहले पकेगी, ये फसल पकेगी लेट। क्यों? क्योंकि यहां पे बादल है, यहां का मौसम खराब है, यहां का मौसम साफ है। तो एक फसल को सेम समय पे बोने पर उनकी कटाई का समय भी अलग अलग हो सकता है। शर्त यही है, जो इंपोर्टेंसी वो यही है कि बाइंडेशन भी टाइप की बाइंडेशन है कि मौसम में बदलाव अगर नहीं होता है, तो सेम समय पे पकेगी, और अगर मौसम में बदलाव है तो पकने का समय भी अलग हो जाएगा, पकने का समय भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो ये बच्चे का प्रश्न था, एक बच्चे ने फोन किया था कि सर अलग अलग हो सकता है क्या? जी हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है, ऐसा जरूर हो सकता है। आप एक फसल को बो रहे हो, दूसरी फसल को बो रहे हो, दोनों जगह अलग अलग तापमान है, अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग क्लाइमेट है। करौली अलग जलवायु खंड में आता है, बाड़मेर अलग जलवायु खंड में आता है। जलवायु खंड पढ़ाए थे ना आपको, करौली अलग जलवायु खंड में आता है, बाड़मेर अलग जलवायु खंड में आता है। इसकी जलवायु अलग है, इसकी जलवायु अलग है। ये शुष्क में आता है, ये सिंचित में आता है। फर्क दोनों में देखो, ये शुष्क में आता है, ये सिंचित में आता है। यहाँ मौसम कूल रहता है, यहाँ का मौसम गर्म रहता है। यहाँ देसी मिट्टी जिसको कहते हैं बलुई दोमट मिट्टी मिलती है, यहाँ रेतीली मिट्टी मिलती है, यहाँ बालू मिलती है। कौन सी मिलती है? यहाँ बालू मिलती है, तो यहाँ बलुई मिलती है। तो इतना डिफरेंस हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। यहाँ का तापमान 25 से 30, यहाँ का 45 से 50। टेम्परेचर देखिए आप, तापमान यहाँ का 35 से 30 का बोलेगा और बाड़मेर का 45 से 50। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो फसल तो पहले पकेगी, फसल लेट नहीं पक सकती। क्यों? अगर यहाँ मौसम खराब होता है, मान लीजिए कि यहाँ बदल है और यहाँ का मौसम साफ है, तो पहले ये पकेगी। अगर ये साफ है तो ये पकेगी, ये साफ है तो ये पकेगी। मान लीजिए दोनों जगह साफ मौसम है तो दोनों बराबर समय पे पकेंगे, दोनों का पकने का समय बराबर होगा। तो ये भी बच्चे का प्रश्न था जो मैंने क्लियर करवा दिया है, ठीक है। और जैसे जैसे प्रश्न याद आते जाएंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा। ये बच्चे ने जो बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। देखो, एक अच्छा शिक्षक सबसे पहले यही उम्मीद करता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे के समझ में आना चाहिए। चाहे मैं एक घंटे में केवल एक लाइन ही पढ़ाऊँ, बच्चे के समझ में आना चाहिए, बस सीधी सी बात है। अगर समझ में आ गया तो एक लाइन का मतलब, समझ में नहीं आया तो एक लाइन का कोई मतलब नहीं है। तो हम पढ़ रहे थे पौधों में सिंचाई समय का प्रबंधन। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पौधों के आधार पर, पहले क्या पढ़ रहे थे हम? पौधों के आधार पर। तो पौधों के आधार पर हमने पहले पढ़ा था, इसके भी हमने इसके अलग अलग पॉइंट थे। पहला पॉइंट था पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर, दूसरा जल की मात्रा को मापकर, तीसरा क्रांतिक अवस्था के आधार पर, और चौथा पत्तियों का तापमान मापकर। तो आज इसका फोर्थ पॉइंट चल रहा है बाह्य पौधे के सिचुएशन पे कि चौथा कौन सा है? पत्तियों का तापमान
पत्तियों का तापमान मापकर, पत्तियों का तापमान मापकर भी हम सिंचाई समय प्रबंध का निर्धारण कर सकते हैं। अब ये क्या होता है इसको समझो आप। देखिए, पत्ती यानी लीफ, पौधे की पत्ती, क्लियर। पत्ती का तापमान माप करके भी हम उस पौधे में कितनी सिंचाई करनी है, उस पौधे में कब सिंचाई करनी है, सिंचाई के समय का प्रबंधन कर सकते हैं। किसका? समय का, कि हमने सिंचाई कब करनी है। किसका कर सकते हैं? समय का, कि किस समय हमें पौधे में सिंचाई करनी है। तो पहले हमारा आया था पौधे की बाह्य अवस्था को देखकर, उसमें हमने देख लिया कि पौधा सूख रहा है तो पानी डालो। दूसरा आया हमारे पत्तियों में नमी की मात्रा मापकर, तो पत्ती में नमी की मात्रा कम है तो पानी डालो। तीसरा हमने देखा पौधे की क्रांतिक अवस्था के आधार पर, तो पौधे की क्रांतिक अवस्थाओं पे हमको लगा तो हमने कि पानी डालो, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो आया वो आया चौथा स्टेज। चौथा हमारा है पत्तियों का तापमान मापकर। अब पत्तियों का तापमान हम कैसे मापेंगे, किस प्रकार से फिक्स होगा कि हमने सिंचाई कब करनी है। देखिए, सबसे पहले बात, कल की भांति ये प्रक्रिया भी कहां की जाती है? लैब में। इस क्रिया को कहां करना संभव है? ये केवल प्रयोगशाला में ही की जा सकती है। कहां की जा सकती है? प्रयोगशाला में ही। इसको लैब में ही कर सकते हैं। इसमें होता क्या है? इसमें वही सिस्टम है कि फील्ड से पत्ती को तोड़ लिया, उसके बाद उस पत्ती का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर चेक किया जाता है। अब टेम्परेचर चेक किया जाता है, तो इसमें ये टॉपिक चालू नहीं हुआ उससे पहले ही एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न पूछ लिया। ये टॉपिक स्टार्ट भी नहीं हुआ उससे पहले ही मेरे से एक बच्चे ने प्रश्न पूछ लिया कि सर, पत्ती का तापमान हम खुले खेत में माप सकते हैं क्या? खुले खेत में या बाहर खेत में ही? कहा? खेत में ही माप सकते हैं क्या? मैंने कहा कि देखो बेटा, माप तो आप कहीं भी सकते हो, आप पौधे का तापमान तो कहीं भी माप सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्क केवल यही है कि आप अगर इसको लैब में मापोगे तो आपका तापमान आपको कम मिलेगा, और आप इसको बाहर खेत में मापोगे तो आपको तापमान मिलेगा ज्यादा। वास्तविक तापमान आपको मिल ही नहीं पाएगा। आपको और वास्तविक तापमान चाहिए तो आपको उसके लिए पत्तियों को लैब में ही ले जाना पड़ेगा और लैब में ही उनका टेम्परेचर मापना पड़ेगा। तो ये फर्क क्या होता है दोनों में? साहब, हम खेत में ही मापे तो तापमान ज्यादा क्यों आएगा, प्रयोगशाला में मापे तो कम क्यों आएगा? राइट बात है भैया, ऐसा ही क्यों? साइंटिस्ट के साइंस के 3 वर्ड है वाई। पहला है वाई, सबसे फर्स्ट वर्ड, ऐसा ही क्यों? तो वो इसलिए है, देखो, कि प्रयोगशाला में अगर हम लैब में इस पत्ती का तापमान जांचते हैं, उस समय ये होता है कि वहां के जो लैब का तापमान होता है, प्रयोगशाला का जो तापमान होता है वो रहता है सामान्य। कैसा रहता है? सामान्य। प्रयोगशाला का तापमान सामान्य होता है, ना तो ज्यादा ना ही कम। और जब वहां रखे इंस्ट्रूमेंट होंगे तो उनका तापमान भी क्या होगा? सामान्य होगा। सामान्य तापमान में अगर हम पत्ती को तोड़ के रखेंगे तो पत्ती का तापमान कैसा रहेगा? सामान्य रहेगा। क्लियर? अगर हम खेत में जांच करते हैं, खेत में ही इसका टेस्ट करते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि खेत पे जो बाहर जो पत्तियां होती है वो सूर्य की रोशनी से गर्म हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? गर्म हो जाती हैं। उस स्थिति में उसका तापमान का अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, उसके टेम्परेचर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए खुले खेत में इसको माप नहीं सकते। आजकल तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं कि खुले खेत में माप सकते हैं, क्योंकि जो एरर होता है ना, एरर भाई, टेम्परेचर कितना है, मौसम का टेम्परेचर, उस मौसम के टेम्परेचर को मशीन में ही फीड कर दिया जाता है कि मौसम का टेम्परेचर 40 डिग्री है, पत्ती को टेम्परेचर इतना है, तो उसमें रहता है कि भाई 10% ही टेम्परेचर में इंप्रूवमेंट होता है सामान्यतः पत्ती के मौसम के में, तो ऑटोमेटिकली वो कट करके हमें तापमान सही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब डोली में तेल लेने के लिए जाते हैं किसी बर्तन में,
बर्तन में तेल लेने के लिए जाते हैं तो इलेक्ट्रिक तराजू पे पहले खाली बर्तन को रखेंगे, उसके बाद उसको फिक्स कर देंगे टेयर करके, कि जैसे मान लीजिए 50 ग्राम बर्तन में वजन हुआ तो 50 ग्राम फिक्स कर देंगे, उसके बाद फिर उसमें 1 लीटर सामान डाल देंगे, तो एक्यूरेट हमारा टेम्परेचर वो जो वैल्यू होती है, जो वेट होता है, वो बिल्कुल वास्तविक निकल के सामने आता है कि भाई हाँ हमने 1 किलो सामान लिया है कि 1.5 किलो लिया है, वो उसमें हमारे पात्र का वजन नहीं आता। सेम वैसे ही जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन इंस्ट्रूमेंटों में फिक्स कर दिया जाता है पहले ही कि आपके बाहर का जो टेम्परेचर है वो इतना है और लीफ का टेम्परेचर इतना रहेगा, तो इतना % इंप्रूव होता है टेम्परेचर सामान्यतः मौसम में पत्ती के बीच में, इसलिए उसको पहले ही फिक्स कर दिया जाता है और फिर फील्ड में ही टेम्परेचर लेते हैं। लेकिन प्रयोगशाला में भी ले सकते हैं। इसमें बदलाव क्या आता है, बदलाव देखिए आप कि ऐसा क्यों, लैब में तापमान कम और खेत में ज्यादा, ऐसा क्यों? तो देखिए मान लीजिए ये हमारा पौधा है, क्या है, ये हमारा पौधा है, क्लियर, ये इसकी पत्तियां हैं, ये क्या है इसकी बच्चों, इसकी ये पत्तियां हैं, क्लियर। इस पत्ती को देखो आप, इसको हम बड़ा करके पढ़ते हैं कि ये हमारे पौधे की क्या है, पौधे की पत्ती वाला हिस्सा है, ये हमारे पौधे की पत्ती है, ठीक है। इस पत्ती पे अगर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है लगातार अगर सनलाइट गिर रही है, तो मुझे ये बताइए इस पत्ती का तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? जी बच्चों, इस पत्ते इसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, इसका तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि किसी फिक्स जगह पे अगर लगातार सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस जगह का तापमान बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी गर्मी तेज पड़ रही है, हमें गर्मी का आभास कैसे होता है, जब तापमान हमें गर्म लगता है हमारे शरीर से, तब जाके हमें गर्मी का आभास होता है। अब हम कैसे मापेंगे गर्मी तेज है, जैसे उसके लिए सबसे बेस्ट आपको एग्जांपल दूंगा कि सर पत्तियों का तापमान गर्म कैसे होगा। उसके लिए आपको एग्जांपल देता हूं कि गर्मियों के मौसम में जब हम घर में सोते रहते हैं तो हमारी चप्पल जो होती है, हमारी स्लीपर, जूते, जूतियां, जो चप्पल जो होती हैं वो बाहर धूप में पड़ी रहती है, रहती नहीं रहती बताओ, रहती है ना। धूप में पड़ी रहने के कारण उन चप्पलों पर, उन जूतियों पर, उन जूतियों पर, उन सैंडलों पर लगातार धूप की प्रकाश की किरणें पड़ने पर के कारण, लगातार धूप की या प्रकाश की किरणें पड़ने के कारण वो चप्पलें गर्म हो जाती हैं, उन चप्पलों का तापमान ज्यादा हो जाता है और जब हम उनको पहनते हैं तो वो हमें गर्म लगती है। बताओ लगती नहीं लगती? लगती है ना, कि हमने चप्पल खोल दी बाहर और जैसे ही हम उसको गर्मी के मौसम में पहनेंगे 1 घंटे बाद तो हमें कैसे लगेगी, वो हमें गर्म लगेगी। और दूसरा एग्जांपल लो, मोटरसाइकिल देखिए, मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है, हम खड़ी करके अंदर आ गए किसी काम से, मान लीजिए 1 से 1.5 घंटे के बाद हम वापस जाएंगे, जैसे ही हम मोटरसाइकिल की सीट पे हाथ लगाएंगे वो सीट हमको बहुत तेज गर्म मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि उस सीट ने गर्मी को एब्जॉर्ब कर लिया है, उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लिया है, उसको संक्षिप्त कर लिया है, उसको ग्रहण कर लिया है। दूसरी बात, जब एक ही जगह पर लगातार तापमान गिरता है, लगातार तापमान गिरता है तो उस जगह का तापमान बढ़ जाता है, उस जगह का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इस वजह से इस पत्ती का जो तापमान मिलेगा वो तापमान क्या मिलेगा आपको, इंक्रीज मिलेगा, तापमान बढ़ा हुआ मिलेगा, तापमान आपको ज्यादा मिलेगा। कैसा मिलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक पत्ती पर लगातार सूर्य किरणें पड़ रही है, लगातार सनलाइट अगर आ रही है तो उस पत्ती का तापमान बढ़ जाएगा। जब पत्ती का तापमान बढ़ेगा तो उस स्थिति में इनमें वेरिएशन आएगा। कि लैब में टेस्ट करेंगे तो लैब में तापमान हमको कम मिलेगा, वैसे ही हम अगर इसको फील्ड में टेस्ट करेंगे तो फील्ड में टेम्परेचर हमको ज्यादा मिलेगा। उसका सबसे बड़ा और सबसे मोटा कारण यही है कि फील्ड में हम जांच करेंगे तो फील्ड में जो सनलाइट होती है उस सनलाइट की वजह से पत्ती का तापमान प्रभावित होता है, पत्ती का तापमान बढ़ता या घटता रहता है।
अगर तेज धूप पड़ रही है तो पत्ती का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके विपरीत मान लीजिए अचानक से ओलावृष्टि हो जाती है, अचानक से अगर ओलावृष्टि हो जाती है, ओले गिर जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर अचानक से अगर ओलावृष्टि हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा, इस पत्ती का जो तापमान है वो तापमान कम हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा, बिल्कुल कम टेम्परेचर हो जाएगा इसका। अगर हम उस स्थिति में भी नापेंगे इसको तो भी कंडीशन चेंज हो जाएगी, हमारे बाहर का तापमान क्या मिलेगा, कम, और लैब का ज्यादा। इसको दोबारा यहाँ पे डायग्राम में देखो, यहाँ मैं सारे बनाता हूँ, उस सारे में समझना। देखो ये हमारी लैब है और ये हमारा खेत है, ठीक है, अर्थात फील्ड। खेत क्या बोलते हैं, फील्ड। ये हमारा फील्ड है। अब आप थोड़ा इंग्लिश टर्म्स का यूज लेना शुरू कर दो। अगर हम धूप में, कब लेंगे, धूप में अगर हम तापमान मापते हैं तो लैब में मिलेगा तापमान कम और खेत में मिलेगा क्या, खेत में क्या मिलेगा, ज्यादा। लेकिन अगर हम इसी को ही अगर ठंडे मौसम में मापते हैं, कब, ठंडे मौसम में, ठंडे मौसम में क्या होगा, उल्टा होगा, लैब में मिलेगा ज्यादा और बाहर मिले, खेत में मिलेगा कम। क्यों, वो इसलिए, देखना इसको, धूप जब पड़ती है तो हमारी लैब में तापमान नियंत्रित रहता है, फिक्स रहता है, इसलिए लैब में आपको तापमान कम मिलेगा और खेत में तापमान ज्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि खेत में लगातार धूप पड़ रही है, खेत में क्या पड़ रही है, लगातार तेज धूप पड़ रही है। इसके विपरीत अगर मान लीजिए अचानक से ओलावृष्टि हो जाए, अचानक से क्या हो जाए, अचानक से आपकी अगर ओलावृष्टि हो जाए तो उस कंडीशन में आपको खेत का तापमान तो कम मिलेगा और लैब का ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि खेत में ओलावृष्टि होने के कारण खेत की पत्तियों का तापमान क्या हो गया है, कम हो गया है। वहीं लैब में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है, लैब में कोई बदलाव, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए लैब का टेम्परेचर तो वो का वो ही रहेगा। मान लीजिए लैब का टेम्परेचर हमारा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 30 ही रहेगा, ये कम नहीं होगा। अगर आज हमारी तारीख है 19/04/2020 को अगर हम सुबह, कब, सुबह तापमान मापेंगे लगभग कितने बजे, लगभग 11 बजे, कब, 11 बजे, तो हमें लैब का तापमान तो फिक्स है लेकिन बाहर का तापमान क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन शाम को, शाम होते ही अगर हमारे पौधों पे ओलावृष्टि हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, लैब का टेम्परेचर तो बच्चों वो का वो रहेगा, लेकिन हमारा जो खेत का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और वो हमें परिवर्तित मिलेगा। अब कम होने पे ये नहीं है कि लैब के तापमान से कम हो जाएगा, नहीं, लैब के तापमान से कम हो ऐसा फिक्स नहीं है। खेत में अगर तापमान हमारा 40 डिग्री है तो बारिश होने पे यह आराम से हो सकता है, ज्यादा टेम्परेचर अगर 40 है तो बारिश होने पे यह आ जाएगा 30 पे। कितने पे आ जाएगा, 30 पे। तो जब 40 से अगर 30 पे आ रहा है तो तापमान क्या हो रहा है, कम। इससे कम नहीं, लैब से कम नहीं, खेत से कम। किससे कम, खेत से कम। खेत में पहले ज्यादा था, बाद में कम हो गया। लैब का यहां कम है तो इस स्थिति में यहां का तापमान तुलना में क्या लगेगा, ज्यादा। बाकी देखा जाए तो इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, यहां लैब में टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता, यहां तापमान फिक्स रहता है। लेकिन खेत में गर्मी के मौसम में मिलेगा ज्यादा और ठंड पड़ते मिलेगा कम, यहां बदलाव हो जाता है। इसलिए खेत में न माप करके इसको लैब में ही टेस्ट किया जाता है, इसको लैब में ही जांचा जाता है। अब इसको और सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा मैं, समझिए उसको। मान लीजिए हमारा कोई टेम्परेचर तय करे, हमारा कोई तापमान मापे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है।
थर्मामीटर लेके आएंगे, मुंह में डाल देंगे, लो भैया चूसो इसको। थर्मामीटर लिया, पकड़ो मुंह में इसको, जीभ के नीचे लगाओ, ऐसे जीभ के नीचे लगाओ इसको, 2 मिनट बैठे रहो ऐसे कैसे। आप अगर मकान में या किसी छत के नीचे, मतलब किसी के ठंडी जगह पे अगर आप या नॉर्मल जगह पे आप तापमान मापोगे, आपके शरीर का शुद्ध टेम्परेचर पकड़ में आएगा। क्या पकड़ में आएगा? शुद्ध तापमान। क्यों? क्योंकि सामान्य स्थिति में जो डेटा रिकॉर्ड होता है वो ही शुद्ध माना जाता है। सामान्य परिस्थिति में जो डेटा रिकॉर्ड किया जाता है वो ही सही माना जाता है। अगर परिस्थितियां बदलने के बाद अगर डेटा हम लेंगे तो वो फिर टेम्परेचर अच्छा नहीं माना जाएगा, उसको हम सही नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए मुझे 1 घंटे तो धूप में खड़ा कर दिया कि आप धूप में खड़े रहो 1 घंटा, फिर अगर कोई मेरा तापमान मापेगा तो मेरे तापमान में चाहे 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का इंप्रूवमेंट मिलेगा। मेरा तापमान अंदर जो तापमान मापा है उसकी तुलना में ज्यादा मिलेगा, चाहे 2 डिग्री ही बढ़े, लेकिन बढ़ेगा जरूर। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर लगातार सनलाइट पड़ रही है और मैं सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा हूं, इसलिए मेरे शरीर का तापमान भी बढ़ रहा है। तापमान भी क्या हो रहा है? इंप्रूव हो रहा है। इस वजह से उस पत्ती का तापमान भी बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने की वजह से एरर आता है, अर्थात अशुद्धियां आती हैं तापमानों में, इसलिए इसको लैब में टेस्ट किया जाता है। लेकिन अब ऐसी मशीनें आ गई हैं, साइंटिस्टों ने ऐसे इक्विपमेंट्स डेवलप कर लिए कि हम ऑन फील्ड में ही समय की बचत को समझते हुए, समय को बचाते हुए फील्ड में ही इसका टेस्ट हम कर सकते हैं। तो ये बच्चों आज का टॉपिक था कि आज हमारा जो फसल वाला है वो कंप्लीट हो गया। अब कल हम इसका दूसरा भाग है जो हमने लिखवाया था आपको मृदा नमी के आधार पर, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। उसके बारे में कब पढ़ेंगे? उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हो, जो मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं उनसे संबंधित प्रश्न हो आप पूछ सकते हो। बच्चों प्रश्न पूछा करो, देखो प्रश्न पूछने से आपके दिमाग का भी कंसेप्ट क्लियर होता है। दूसरी बात, हमको पढ़ाने में अच्छा लगता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी मेहनत काम आ रही है, हमारी मेहनत रंग ला रही है। अच्छा, बच्चे ने मेरे से एक प्रश्न और कहा था, एक मेरे को ऐसे बात हो रही थी मेरे बच्चे से कि सर उदयपुर से फोन आ रहा है और वो हमारे लिए पेपर भेज रहे हैं कि आप पेपर सोल्व करो। देखो बच्चों, मैं आपको पर्सनली इस चीज के लिए सुझाव देता हूं कि पेपर में जो प्रश्न आए हुए हैं, पेपर में क्या मिले आपको? प्रश्न मिले हैं। प्रश्न भी लिखे हुए हैं ऐसे कैसे, प्रश्न भी ऐसे कैसे लिखे हुए हैं। उससे बढ़िया है आप आपकी 12th की बुक के पीछे के प्रश्न याद करो। उन पेपर पढ़ने की बजाय आप आपकी बुक के पीछे के प्रश्न याद करो, वो आपके लिए ज्यादा सही है बजाय इन कोचिंगों के पेपर के। मेरा आपको पर्सनल सुझाव यही है कि आपकी जो बुक है केमिस्ट्री बायो एजी की, उसमें जो प्रश्न है प्रत्येक पार्ट में पीछे की तरफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एबीसीडी वाले, उनको आप याद कर लो। तो उन पेपरों से बढ़िया तो मैं उनको सही मानता हूँ। क्यों? क्योंकि पेपर में तो मेरे पास बुक्स भरी पड़ी है खूब, मैं आपको रोज एक एक पन्ने की फोटो खींच के भेज सकता हूँ। जिसको काम करना नहीं कहते, इसको वजन उतारना कहते हैं कि हम पेपर भेज रहे हैं और हम नाम भी कर रहे हैं कि देखो हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। पेपर तो बच्चे के पास से पहले भरे पड़े हैं, आप एक पन्ना भेजो, बच्चे के पास पूरी किताब रखी है, लेकिन बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बच्चे को तो आप कोचिंग करवाओगे वहां आप मतलब यहाँ आप नोट्स दे रहे हो तो वहां भी आप नोट्स दे काम खत्म कर दोगे, आप पढ़ा तो रहे ही नहीं हो, बच्चे क्यों आएगा आपके पास? लेकिन बच्चों हम आपको किसी प्रकार का कोई नोट्स नहीं दे रहे हैं ना, मैंने तो आपको नोट्स लिखवाए भी नहीं है, मैं तो आपको बिल्कुल सिंपल पहले आपके चैप्टर क्लियर करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको लिखवाना मैं शुरू करूंगा, उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर आप देखना कि आपसे प्रश्न हल होता है कि नहीं होता। देखो अभी कंडीशन आपकी ऐसी है कि आपको अभी नॉलेज है लेकिन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जब तक आपका प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक बच्चों मैं आपको कितना अच्छा पढ़ा दूं उसका कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट क्लियर करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। कंसेप्ट क्लियर करने के बाद फिर अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो प्रश्न कठिन हो चाहे प्रश्न इजी हो, हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल में समझो तो सामान्य भाषा में मान लीजिए कि हमें कोई ऐसा कार्य दे दिया जाए, ऐसा कार्य हमें दे दिया जाए जिसके बारे में पता ही नहीं है,
तो हम उसमें पास हो सकते हैं क्या? पास नहीं हो पाएंगे बेटा। हम केवल उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस परीक्षा को हम पास नहीं हो सकते। अगर हमने जिम्मेदारी किसी को दी कि साहब आप हमें कोचिंग करवाइए, जब वो पहले ही लापरवाही बरत रहे हैं, जब हमारा उनसे कोई लिंक नहीं है, बाय द वे अगर हम उनके पास चले गए तो कितनी लापरवाही बरतेंगे वो कितनी लापरवाही करेंगे? सोच के देखो आप कि जब हमारा और उनका किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, फिर भी वो लापरवाही बरत रहे हैं। जब हम उनके पास चले जाएंगे, जब हम उनके राज में चले जाएंगे, तब तो मनमानी करेंगे वो, तब तो नोट्स देके जाओ, घर बैठ के पढ़ो। फिर हमारे साथ तो खिलवाड़ी हुआ ना। हम ऐसा नहीं कर रहे, हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं, पहले समझा रहे हैं, फिर आपको लिखाना हम शुरू करेंगे, क्योंकि पहले आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। आपने पहली कक्षा पढ़ी है, दूसरी पढ़ी है, या सीधे ही आप 8वीं पहुंच गए, आप सीधे ही 12वीं पहुंच गए? बताइए मुझे। आपने पहले ए फॉर एप्पल पढ़ा है, या फिर ए डायरेक्ट, या आपने ए फॉर एलिफेंट पढ़ना शुरू कर, ई फॉर एलिफेंट पढ़ना शुरू कर दिया, ए फॉर एप्पल पढ़ना शुरू कर दिया? आपने पहले ए बी सी डी याद किए ना पूरी, उसके बाद तो आपने स्पेलिंग बनाना शुरू किया है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसके बाद शुरू हुआ है ना। आपने पहले एग्रीकल्चर के बारे में जाना, पहले साइंटिफिक नेम याद करें, उसके बाद आपने पूरे पाठ याद किए। ये तो है कि नहीं आपने पहले पाठ याद किए, बाद में साइंटिफिक नेम याद किए? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो बिल्कुल गलत है। तो मेरा मानस केवल यही है कि पहले आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाऊं, जैसे ही बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर होती है, फिर हम आपके लिए बुक्स और आपके लिए नोट्स हम अरेंज कराना शुरू कर देंगे। उसमें यह होगा कि आपको हम टोटल नोट्स लिखवाएंगे, टोटल नोट्स लिखवाएंगे, एक एक लाइन लिखवाएंगे। आप इस लाइन को लिखो, समझो और याद करो, समझ में नहीं आए तो पूछो। तो थोड़ा सा एक बच्चे का सुझाव था जो मैंने आपसे बिल्कुल दिया है कि आप उन पेपरों के झमेले में ना फंसे, आप केवल और केवल जो क्लास लग रही है उसको लेते रहें। आप निश्चिंत रहिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको फेल कर सके, ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए पॉइंट के साथ, एक नए चर्चा के विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दो, और आप भी अपने सुझाव भेजा करो। जिन बच्चों ने मेरे से प्रश्न पूछा है, जिन बच्चों ने मुझे अपने सुझाव भेजे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। यूएस तमाम परिवार की तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद उस चीज के लिए कि आपने हमें प्रश्न पूछने के लायक समझा। तो आप क्वेश्चन पूछते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक बच्चे ने कहा था कि सर कोट पहन के मत पढ़ाया करो, गर्मी लगती है तो कोट पहन के मत पढ़ाया करो। तो बच्चों ये कोट नहीं है, ट्रैक सूट है। यही फर्क होता है, यही फर्क होता है प्रॉपर नॉलेज में और अधूरे नॉलेज में। ये बेटा जैकेट नहीं है, ये ट्रैक सूट है। इसकी मोटाई और आपके शर्ट की मोटाई बराबर है, इसकी मोटाई और शर्ट जो आप पहनते हो उसकी मोटाई बराबर है, इतना ज्यादा मोटा नहीं है, हल्का कपड़ा है। लेकिन दिखने में चैन लग रही है तो इसका मतलब कोट, जिस कपड़े के चैन लग जाए वही कोट। तो ये देसी फंडे हैं, इनको आप छोड़ो और सिस्टम पे चलिए। आप मौसम वैसे ही गर्म हो तो पसीने तो आएंगे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत का पसीना है, अगर निकलता भी है तो कोई बुराई नहीं है। हमारा शरीर तो कम से कम शुद्ध होगा, हमारा शरीर तो शुद्ध होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।